सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क के बारे में कि इंडिया के अंदर आपको 5G कब देखने को एक्चुअल मिल जाएगा, इसके ऊपर कौन कौन सी कंपनीज वर्क कर रही हैं और कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है। आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि बहुत सारे 5G फ़ोन्स आजकल लॉन्च होते जा रहे और अब लोग भी जो है वो ज़्यादा 5G फ़ोन को लेना प्रेफर करते। तो ऐसा क्यों है और जितनी भी चीज़ें हैं कि 5G इंडिया के अंदर कब तक आएगा और आपको कौन से मंथ में देखने को मिल सकता है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा, क्या स्पीड रहेगी, कैसे पूरा सिनेरियो रहेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो इंडिया में बेसिकली ये तीन ही कंपनीज है जो कि 5G के ऊपर वर्क कर रही हैं। पहली एक होगी जियो, दूसरी होगी एयरटेल और तीसरा होगा वी या वी बोल सकते हो आप, वोडाफोन आइडिया। सो बाकी BSNL वगैरह है तो वो था उसका 4G तक तो आया नहीं, तो आप 5G क्या ही उससे एक्सपेक्ट करोगे। सो ये सारी कंपनीज जो है 5G के ऊपर वर्क कर रही हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें जियो के बारे में, तो जियो ही एक इकलौता ऐसा ब्रांड है जो कि सब 6 गीगाहर्ट्ज जो मिलीमीटर वेव जो टेक्नोलॉजी उस पर चलती है उस पर वर्क कर रहा है, बाकी कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, बट मैं आगे आपको सारी चीज़ें इलेबोरेट करूंगा। सो जो जियो के चेयरमैन है मतलब मुकेश अंबानी जी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि वो जो इंडिया के अंदर जो 5G जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो लो बैंड और मिड बैंड वेवलेंथ का होगा। मतलब अभी उतना ज़्यादा एक्सट्रीम वाला वो नहीं लॉन्च कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट होती है तब वो धीमे से ही स्टार्ट होती है और फिर वो आगे जाके बड़ी होती है। और जियो ही एक इकलौता ऐसा ब्रांड है जो कि सब 6 गीगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहा है। ये मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी होती है उस पर ये वर्क कर रहा है। इसमें क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट स्पीड की इंटरनेट आता है आपके पास, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो टेस्टिंग वगैरह सब कुछ चल रही है और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि जियो के टोटल 29 पेटेंट्स रजिस्टर है। और वहीं पे आप इतना घबराइए नहीं कि 29 बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें हुआवे की, तो हुआवे के पास 3000 प्लस पेटेंट्स है। और वहीं पे अगर हम सैमसंग और ZTE की बात करें तो उनके पास 2800 प्लस पेटेंट्स है। सो यहाँ पे पेटेंट्स का खेल तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। और यहाँ पे बात आती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हो 5G के अंदर और कितनी एफिशिएंट तरीके से आप इसको यूज़ कर रहे हो। और मैं बात यहाँ पेटेंट्स की इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अगर पेटेंट्स रहेंगे तो जैसे 5G का कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह इंडिया के अंदर बनेगा तो ये पूरा असेंबल्ड इन इंडिया वाला जो सीन होता है वो पूरा इंडिया के अंदर हो जाएगा और यहाँ से फिर चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी बाहर। इस वजह से यहाँ पे पेटेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यूज़ आ सकती हैं, क्योंकि जियो जो है वो पेटेंट्स को रजिस्टर करा लेगा, फिर उन्हीं सारी इक्विपमेंट्स को इंडिया के अंदर असेंबल करा के फिर उसको एक्सपोर्ट कर देगा, जिससे ओवरऑल एक कंट्री का बेनिफिट होगा। और मैं यहाँ एक्सपोर्ट की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जो जियो है उसका एक कोलैबोरेशन आप कह सकते हो क्वालकॉम के साथ है, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी है, जो हार्डवेयर की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड रहेगी, क्योंकि क्वालकॉम का नाम भाई बिल्कुल A1 टॉप क्लास की कंपनी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर है वो इंडिया के अंदर असेंबल हो जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि जियो ही एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि सब 6 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करी, जो कि 3.5 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है। इसका मतलब ये आप समझो कि ये ऐसा है जो कि लो बैंड और जो मीडियम बैंड इन सबसे ज़्यादा आपको स्पीड देगा, ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा फोकस्ड स्पीड आपको देगा और ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा होगा ओवरऑल कह सकते हो आप। लो बैंड और मीडियम बैंड वाले वेवलेंथ वाली जो टेक्नोलॉजीज है उनके कंपैरिजन में देखें तो सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं आपको एक चीज़ ये याद दिला देता हूँ कि 2016 के अंदर जब रिलायंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो जियो है उसका 5G तो रेडी है ही, प्लस वो 6G के लिए भी रेडी हैं और 5G के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी है। ये इसलिए इस वजह से भी कह सकते हैं क्योंकि जो जियो है उनको खुद के फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो कि ओशन के नीचे बेचे होते वो भी है और मतलब पूरा इनका खुद का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस वजह से ये और ज़्यादा भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये 5G के लिए तो रेडी हैं, साथ साथ 6G के लिए भी रेडी हैं, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। और ये बात जो जियो ने बोली है कोई भरोसे के साथ ही बोली हुई, क्योंकि आप इसको ऐसे समझो कि जैसे एक स्पेक्ट्रम अगर बटा, जैसे स्पेक्ट्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसे ही हो गया तो रातों रात जियो बदल देगा टावर्स को सारे और उनको 5G प्रूफ कर देगा। तो जियो के लिए कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम अगर 4G से 5G के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं अपने आप को, मतलब पूरा अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, तो जियो को ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं आएगी। सो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जियो जो है वो 5G को आसान से इम्प्लीमेंट कर देगा, जो लो बैंड और मीडियम बैंड वाले। बट जो लास्ट स्टेज है 5G की 3 स्टेज है जैसे मैंने आपको बताया। पहला लो बैंड होता है, दूसरा मीडियम बैंड और तीसरा हमारा सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला। तो जो सब 6 गीगाहर्ट्ज है उस पर वर्क करने के लिए जो जियो है उसने एक कंपनी को भी एक्वायर किया था 2018 के अंदर,
जिसका नाम था रेडिसिस। और ये कंपनी क्या करती थी कि ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह इन सब पे वर्क करती है जो कि 5G के अंदर यूज़ होते हैं। तो 5G के रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो रेडिसिस जो है, जो कंपनी जियो ने एक्वायर किया था, वो पूरा मतलब इसी पे वर्क करती है। सो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा कि जियो देखते हैं कब तक इसको इम्प्लीमेंट कर पाता है। सो अब हम बात करते हैं जो इस मैच है, ये जो इस कंपटीशन के सेकेंड बिगेस्ट कॉम्पिटिटर के बारे में, जो कि है एयरटेल। सो एयरटेल काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा नाम है और काफ़ी अच्छी भी है, और ये 5G के अंदर जो है काफ़ी पहले से वर्क कर रही है। सो अगर हम बात करें एयरटेल के बारे में, तो एयरटेल ने हैदराबाद के अंदर 5G का डेमोन्स्ट्रेशन किया था और ये DSS टेक्नोलॉजी पे वर्क किया था। DSS टेक्नोलॉजी आप ऐसे समझो कि जो 4G के टावर्स हैं उन्हीं को लिया गया, बस उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेंजेस करके उसको 5G प्रूफ कर दिया, बस इसी को बोलते हैं DSS टेक्नोलॉजी। और इसको नॉन स्टैंडअलोन 5G भी बोलते हैं कि मतलब पूरी तरीके से 5G नहीं है मगर 5G भी है, मतलब 4G के टावर को ही यूज़ करके उन्होंने उसको 5G प्रूफ बना दिया, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चेंजेस करके। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो डेमोन्स्ट्रेशन हैदराबाद के अंदर किया गया था वो ओप्पो की फ़ोन्स के अंदर किया गया था। सो हाँ, ये भी एक चीज़ है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें तो एयरटेल ने पूरा पब्लिकली अनाउंस किया था और अपनी सारी स्पीड वगैरह दिखाई थी कि इतनी स्पीड आ रही है, ये कनेक्टिविटी है। सो वो तो एक आइडियल कंडीशन थी, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि 5G कैसा आएगा इंडिया के अंदर। सो हाँ, ये एक चीज़ है। और ये जो टेस्टिंग थी ये 1800, 2100, 2300 मेगा हर्ट्स 4G जो टावर्स मतलब जो बैंड्स है उसके उस पर वर्क किया गया था। और कहा यह जा रहा है कि ये जो एयरटेल है ये 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.6 गीगाहर्ट्ज तक जो नॉन स्टैंडअलोन 5G है, जो कि यही 4G to 5G विद द हेल्प ऑफ टावर्स वाला ये जो पूरा सीन है, ये जो है ये इसमें अपने आप को बेड करेगा, मतलब अपनी बिट लगाएगा। और जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जियो का जो कोलैबोरेशन है वो रेडिसिस और क्वालकॉम के साथ है, वहीं पे अगर हम देखें एयरटेल को, तो एयरटेल का जो कोलैबोरेशन है वो एरिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के साथ है जो कि 5G इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करेगा। सो हाँ, सब कुछ आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है और एयरटेल ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया के अंदर 5G को रोल आउट करेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है एयरटेल के साथ कि एयरटेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा AGR ड्यूज़ हैं, जो उनके पीछे पहले ड्यूज़ लगे थे और जो केसेस वगैरह सब चल रहे हैं, तो उनको ये जो ड्यूज़ है वो पे करने पड़ेंगे। सो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जो कि पे करना पड़ेगा एयरटेल वगैरह को। और एक और चीज़ है कि जो एयरटेल वगैरह है, इनके जो 4G के स्पेक्ट्रम है वो एक्सपायर होने वाले और इनको 5G का ख़रीदना है। सो ये देखने वाली बात होगी कि 4G के स्पेक्ट्रम को कितना खरीदेंगे, 5G के स्पेक्ट्रम को कितना खरीदेंगे और सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में ही पता चलेंगी और ये सारी चीज़ें देखते कैसे वर्क करती हैं। सो अगर हम एक तरीके से देखें तो एयरटेल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा आगे है जियो से, क्योंकि उसने डेमोन्स्ट्रेशन और डेमो करके पूरा दिखा दिया कि हम ऐसे ऐसी चीज़ें वर्क करेंगे। सो इस हिसाब से देखें तो इम्प्लीमेंटेशन में हाँ जियो एयरटेल हल्का सा तो आगे है ही। सो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो हुआवे है और ZTE हैं ये भी बहुत ज़्यादा 5G पे वर्क कर रही है, तो इनके इक्विपमेंट्स हम क्यों नहीं खरीद लेते हैं। सो एक इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल और एक हमारा देशभक्ति वाली पैट्रियोटिक वाली चीज़ है। वो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो 5G इक्विपमेंट्स हैं जो कि ZTE और जो हुआवे वगैरह के, इन पे बैन लगा हुआ है। बैन आप कह सकते हो, फॉर्मली बैन नहीं लगा हुआ है, बट हाँ एक बैन तो लगा ही हुआ है कि हम इनकी टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करेंगे और ख़ुद की टेक्नोलॉजी बना के ही यूज़ करेंगे। सो एक ये चीज़ है जो कि 5G के इम्प्लीमेंटेशन को रोक रहा है इंडिया के अंदर हल्का सा। सो आज के टाइम पे कोई भी कंपनी सामने दूसरी वाली कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। अगर सामने चाइनीज़ कंपनी है तो तब तो बिल्कुल नहीं। सो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये जो 5G इक्विपमेंट्स है जो हुआवे और ZTE के, इनको नहीं यूज़ किया जाता है। इसी वजह से आपने देखा कि एयरटेल जो है कोलैबोरेशन कर रहा है एरिक्सन के साथ, और वहीं पे अगर हम जियो को देखें तो जियो कोलैबोरेशन कर रहा है हमारा क्वालकॉम के साथ। और जहाँ तक बात रही लॉन्च की, तो ये सारी जितनी भी हैं एयरटेल जियो, ये सब जैसे ही किसी एक का लॉन्च होगा उसके कुछ इंटरवल के बाद दूसरे का लॉन्च हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कौन सा कब पहले लॉन्च होगा, जो लॉन्च कर देगा उसका हम यूज़ करेंगे। सो प्रॉब्लम्स के बारे में अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं एयरटेल और वोडाफोन को। तो जैसे मैंने अब आपको बताया कि एयरटेल और वोडाफोन इन दोनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा AGR ड्यूज़ है जो कि इनको पे करना रहता है, मतलब पे करना रहेगा। सो इस वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा चंक में पैसा जा रहा है। प्लस मैंने एक और चीज़ आपको बताई कि जो इनके 4G के जो स्पेक्ट्रम के जो लाइसेंस है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो इनको उसको भी रिन्यूअल कराना है। प्लस इनको 5G का स्पेक्ट्रम भी देखना है कि वो कितना खरीद पाएंगे और कैसे खरीद पाएंगे, कैसे कैसे क्या होगा।
प्लस इनको 5G के टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करना है, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सारी चीज़ें भी इनको देखनी। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से जो वोडाफोन, आइडिया और ये जो एयरटेल है, इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा पंचर है। सो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कैसे वर्क करते हैं। सो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो लाइसेंस एक्सपायर होने वाले 4G वाले वो 1800 मेगाहर्ट्ज़ के जो वोडाफोन आइडिया है उनके और एयरटेल का जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल उनको कराना है, वो उनके एक्सपायर हो रहे हैं। सो मैं यहाँ स्पेक्ट्रम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रोल प्ले करता है कोई भी नेटवर्क की स्पीड वगैरह के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा हमारे अच्छे से डेटा का ट्रांसफ़र होगा। वो सारी चीज़ें स्पेक्ट्रम पे ही डिपेंड करती हैं। सो इस वजह से स्पेक्ट्रम तो ज़्यादा रखना ही चाहिए, मतलब उतना रख पाएँ जितना इनके लिए सफिशिएंट हो। अगर उतना भी नहीं खरीद पाएंगे देन प्रॉब्लम हो जाएगी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जो है उसके। सो अब हम बात करते हैं थर्ड प्लेयर के बारे में, जो कि है वोडाफोन और आइडिया, मतलब वी ब्रांड। सो वी का जो कोलैबोरेशन है वो है नोकिया के साथ। पूरा इनका पूरा सिस्टम जो भी मैंने आपको एयरटेल में बताया वो सारी चीज़ें इधर भी यूज़ हो रही हैं। ये भी पूरा जो लो बैंड और मीडियम बैंड पे ही वर्क कर रहे हैं, और ये भी पूरा DSS जो टेक्नोलॉजी है उस पर वर्क कर रहे हैं, और ये पूरा वही 4G टावर को जो है 5G में बदल देंगे। सो इसमें वही है कि नोकिया का इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि नोकिया एक टाइम पे बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी, मतलब ये टॉप पे भी बहुत टाइम तक रही है। सो उसके हार्डवेयर पे तो हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 5G के अंदर काफ़ी ज़्यादा कूदना चाह रही है और अपने आप को मार्केट में फिर से वापस से वैसे ही उतारना चाह रही है, बट अपनी स्पेस नहीं बना पा रही। इस वजह से ये अब हार्डवेयर मार्केट के थ्रू जो है अपने आप को अंदर लाना चाह रही है। सो अब बात आती है कि इंडिया के अंदर आपको ये कब देखने को मिल जाएगा। सो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको ये जब ऑक्शन इसका हो जाएगा उसके 6-8 महीने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। सबको स्पेक्ट्रम बढ़ जाएंगे, ऑक्शन वगैरह सब हो जाएगा, उसके बाद स्पेक्ट्रम जो है सब बढ़ जाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन करने में हाँ 6 से लेकर 8 महीने तक लग सकते हैं। सो हाँ ये एक चीज़ आप कह सकते हो। तो आपको इस मंथ के एंड तक, मतलब नवंबर दिसंबर तक, या अगले साल 2022 के अंदर जनवरी या मार्च तक आपको आराम से 5G को देखने को मिल सकता है, वो भी बहुत ही अच्छा वाला, मतलब लो बैंड और मीडियम बैंड तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और जहाँ तक बात रही इम्प्लीमेंटेशन की, तो जो जियो है उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई उसका पूरा फाइबर ऑप्टिक केबल पूरा उसके बिछे हुए हैं ओशन के अंदर, और वो आराम से अपने टावर्स को चेंज कर सकता है रातों रात 4G से 5G के अंदर। और वही भी बात हम करें एयरटेल के बारे में, तो एयरटेल भी आप जानते हो कि उसने डेमोन्स्ट्रेशन पूरा दिखा दिया, डेमो दिखा दिया था हैदराबाद के अंदर कि उसका 5G कैसे कैसे चलेगा, क्या स्पीड रहेगी, पूरा आइडियल कंडीशन में उन्होंने दिखाया था। सो इस वजह से इंप्लीमेंटेशन में एयरटेल थोड़ा सा तो आगे है ही आप कह सकते हो, और वोडाफोन आइडिया भी जो है धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडी आ ही रहे पीछे पीछे। सो देखते हैं सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और मेरे इंस्टा को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ भी मस्त मस्त कंटेंट डाला करता हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।